नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलते हैं, भारत की उस प्राचीन ज्ञान परंपरा की दुनिया में जहां विज्ञान, कला और जीने का तरीका सब कुछ आप समझिए एक ही धागे में पिरोया हुआ था। तो क्या हो अगर खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र और कला ये सब अलग-अलग सब्जेक्ट्स ना हो, बल्कि जिंदगी के लिए एक यूनिफाइड ब्लूप्रिंट का हिस्सा हो? चलिए इसी सवाल के साथ जरा गहराई में उतरते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा असल में ठीक इसी एक विचार पर टिकी है, एक ऐसी इंटीग्रेटेड व्यवस्था जहां ज्ञान का हर एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं भौतिक दुनिया से। ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस परंपरा ने विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या-क्या कमाल किए, वो कमाल जिन्होंने इसकी नींव रखी। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत होती है ब्रह्मांड को समझने की एक गहरी जिज्ञासा से। जो ज्योतिषी थे वो सिर्फ भविष्य बताने वाले नहीं थे, नहीं, वो असल में वैज्ञानिक थे जो तारों और ग्रहों की हर चाल को बड़ी सटीकता से माप रहे थे। और इसी के आधार पर ग्रहण कब लगेगा, समय की गणना कैसे होगी, ये सब तय होता था। और हाँ, ये जो गणित की समझ थी ना, ये सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं थी। जरा सोचिए, आज से करीब 1500 साल पहले, जब न कोई कंप्यूटर था न कोई कैलकुलेटर, उस जमाने में खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू 3.1416 इतनी सटीक निकाली थी। ये आज के सुपर कंप्यूटर से निकाली गई वैल्यू के बहुत बहुत करीब है। ये बात उस दौर की जबरदस्त बौद्धिक शक्ति को दिखाती है ना? अच्छा, ब्रह्मांड को समझने की यही जो चाह थी, शायद इसी ने आसमान में उड़ने की कल्पना को भी जन्म दिया होगा। वैमानिक शास्त्र एक ऐसा ही प्राचीन ग्रंथ है जिसमें उड़ने वाली मशीनों मतलब विमानों की बात की गई है। अब देखिए, इसकी ऐतिहासिक सच्चाई पर बहस हो सकती है और होती भी है, लेकिन ये उस समय की एडवांस्ड इंजीनियरिंग सोच और कल्पना की उड़ान का एक कमाल का उदाहरण तो है ही। तो सवाल यही है, क्या ये वाकई में उड़ान का कोई ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट था, या फिर बस हमारे अतीत की एक शानदार कल्पना? खैर, जो भी हो, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर तो करता ही है कि उस जमाने के विचारक क्या-क्या सोच सकते थे। खैर, आसमान से अब जमीन पर वापस आते हैं। एक और फील्ड देखते हैं जिसमें भारत को महारत हासिल थी, और वो थी कपड़ा टेक्नोलॉजी। अरे, बंगाल का जो महीन मलमल था और वो जो जटिल डिजाइन वाले कपड़े थे, पूरी दुनिया में मशहूर थे। और इस कामयाबी के पीछे थी मॉडर्न डाइंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी। ये एक कमाल की प्रक्रिया थी। इसमें होता ये था कि रंगों को कपड़े पर हमेशा के लिए पक्का करने के लिए एक खास एजेंट का इस्तेमाल होता था। मतलब रंग ऐसा चढ़ता था कि धोने पर भी नहीं निकलता था। ये उस समय की केमिकल नॉलेज और स्किल का एक शानदार सबूत है। तो देखिए, भौतिक दुनिया पर ये जो पकड़ थी, ये सिर्फ चीजें बनाने तक ही नहीं रुकी। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर समाज को व्यवस्थित करने में भी हुआ, खासकर पानी को मैनेज करने जैसी जरूरी चीजों में, मतलब वाटर मैनेजमेंट। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है ग्रैंड एनीकट, जिसे कल्लानाई बांध भी कहते हैं। सोचिए, लगभग 2000 साल पहले बना ये डैम आज भी इस्तेमाल में है, आज भी काम कर रहा है। ये प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। और क्या चाहिए? तो ये तो हुई बात कि कैसे भौतिक दुनिया को आकार दिया गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की संरचना कैसे की गई। एक ऐसा समाज जो एक सेंट्रल नैतिक सिद्धांत पर टिका था। इस पूरी सामाजिक बनावट के केंद्र में था धर्म का सिद्धांत। अब देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि इसका मतलब है नैतिकता, कर्तव्य और वो व्यवस्था जो समाज और ब्रह्मांड में एक संतुलन बनाकर रखती थी। अगर आसान शब्दों में कहें तो धर्म ही वो गोंद था जो समाज के हर हिस्से को एक साथ जोड़ कर रखता था। और इस धर्म पर आधारित सिस्टम को चलाने के लिए बाकायदा डिटेल में ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये राजकाज, आर्थिक नीतियां, इन सब का एक पूरा गाइड है। वहीं नीतिशास्त्र कानून, नैतिकता और शासन के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। और जानते हैं, इसी बढ़िया ऑर्गेनाइज सिस्टम की वजह से प्राचीन भारत एक ग्लोबल ट्रेड हब बन सका। मसाले, वो शानदार कपड़े, कीमती पत्थर, ये सारी चीजें सिल्क रोड और समुद्री रास्तों से पूरी दुनिया में भेजी जाती थीं। तो हमने भौतिक दुनिया को समझ लिया, सामाजिक दुनिया को भी देख लिया। चलिए अब इस सिस्टम के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे मकसद की ओर बढ़ते हैं, और वो था मानव अनुभव और आत्मज्ञान के रास्तों को खोजना।
जैसे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, उसके हिसाब से कला का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था। नहीं, असली लक्ष्य था रस का अनुभव कराना। यानी किसी भी एक मौलिक भावना को, एक इमोशन को गहराई से महसूस करना। कला को चेतना को बदलने का एक जरिया माना जाता था। ये देखिए, ये हैं वो 8 मुख्य रस, जैसे प्यार के लिए श्रृंगार, वीरता दिखाने के लिए वीर रस। ये इंसानी मनोविज्ञान की कितनी गहरी समझ दिखाता है ना? कि हर कला, हर परफॉर्मेंस एक खास भावना को जगाने के लिए ही डिजाइन की जाती थी। आत्मज्ञान का एक और ऐसा ही सिस्टमैटिक रास्ता था, पतंजलि का अष्टांग योग। और ये सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं है जैसा आज कई लोग समझते हैं। ये तो एक 8 स्टेप्स वाला पूरा रास्ता है जो नैतिक अनुशासन से शुरू होता है और आखिर में समाधि यानी परम चेतना के साथ एक हो जाने पर खत्म होता है। ठीक इसी तरह मंत्र जाप, ये भी एक तकनीक है। इसमें ध्वनि की शक्ति का इस्तेमाल करके मन को शांत और फोकस किया जाता है। इसके पीछे का आइडिया ये है कि सही वाइब्रेशन से चेतना की अवस्था को बदला जा सकता है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा? यही कि भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ अलग अलग सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट नहीं है। ये तो एक बहुत गहरा, एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है। एक ऐसा ढांचा जहां एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, शासन, आध्यात्मिकता सब कुछ एक ही चीज की ओर इशारा करता है, एक संतुलित और सार्थक जीवन। तो आज के जमाने में जब नॉलेज इतने छोटे छोटे हिस्सों में, स्पेशलाइजेशन में बंट चुका है, तो ये सवाल तो उठता ही है कि क्या हम इस प्राचीन इंटीग्रेटेड सिस्टम से कुछ सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।